हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसी के आगे हम लोग बात करेंगे कि जो वो क्रॉस में हमने रेशियो निकाला था ना, जैसे मोनोहाइब्रिड में हमने बात करी थी टॉलनेस डॉर्फनेस की, डाईहाइब्रिड में हमने बात करी थी राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ रिंकल्ड, रिंकल्ड के साथ ग्रीन, राउंड के साथ ग्रीन। तो ये कितने कैसे क्या बनते हैं, इनका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, 9 इसमें क्या बने थे, 3 क्या बने थे, 1 क्या बना था। तो इन सब चीज़ों की हमने डिटेल में स्टडी करी थी। तो इसी के आगे इन्हीं ट्रेड्स को हम देखते हैं कि ये कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं हमारी बॉडी में, या हम लोगों में कैसे लागू होते हैं, है ना। रियल लाइफ से भी तो जोड़ के देखना पड़ेगा जो चीज़ बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में, और मेरा नाम है हर्षित। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। जो ट्रेट्स हमने बात करी थी ना, जैसे टॉलनेस, डॉर्फनेस, ठीक है, तो ये ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। उससे पहले दिया है कि हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का चाइल्ड में आना, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। तो उसकी क्या मैकेनिज्म है, किस चीज के थ्रू ऐसा क्या है जो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, और इस वजह से पेरेंट्स के कैरेक्टर्स चाइल्ड में आते हैं। तो सबसे पहले दिया है सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपके 10th में है नहीं है, फिर भी नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। वो डीएनए सेल्स में पाया जाता है, वो डीएनए ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है कि जो पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। तो डीएनए में ही क्या होता है, स्टोर होता है इंफॉर्मेशन का फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। अब ये क्या चीज है कि सेल्स में प्रोटीन कैसे बनती है, तो ये सब चीज हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इतना समझ लीजिएगा कि डीएनए सेल होती है, सेल में डीएनए होता है, और डीएनए में ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, वही चीज जो ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जीन कि जीन क्या है। तो इसको भी समझते हैं। सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा सेक्शन होता है दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, जो कि एक किसी प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इज कॉल्ड द जीन। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सिंपल सा ये क्या है, डीएनए का एक पार्ट है। डीएनए को अगर काटेंगे तो उसमें एक पार्ट ऐसा होगा जिसे हम लोग जीन बोल रहे होंगे, ठीक है, फॉर दैट प्रोटीन। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं तो ये जीन भी समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है कि हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। मतलब जो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं ना ट्रेट वगैरह की, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे टॉलनेस हो गया, ठीक है, ड्वार्फनेस हो गया, तो इसको कैसे प्रोटीन कंट्रोल करती है, प्रोटीन कैसे कंट्रोल करती है। तो अभी देखते हैं, धीरे धीरे सब चीज क्लियर होता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक कैरेक्टर लेते हैं। कैरेक्टर का मतलब जैसे टॉलनेस, ठीक है, एक कैरेक्टर हमने लिया टॉलनेस। कैरेक्टर का मतलब जैसे आपके बारे में अगर कोई पूछे तो आप कैसे बताते हैं, या आपके फ्रेंड के बारे में पूछे तो आप कैसे बताते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो आप कहते हैं अरे वो थोड़ा ना लंबा लंबा है, दुबला सा, या कुछ लोग कहते हैं कि छोटा सा है, उसका हेल्दी है काफी। तो यही तो कैरेक्टर होता है किसी को जानने के लिए। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि चलो हमने एक कैरेक्टर ले लिया, जैसे टॉलनेस, ठीक है, टॉलनेस एक कैरेक्टर हमने ले लिया। अब समझते हैं कि वी नो प्लांट हैव हार्मोन्स। प्लांट में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये भी हमें मालूम है, विच ट्रिगर ग्रोथ। अब जैसे टॉलनेस एक कैरेक्टर हमने ले लिया। अब टॉल कोई चीज लंबी कैसे होती है, तो सबसे पहले हम प्लांट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट वगैरह मेंडल ने किए थे ये सारे प्लांट्स में ही तो किए थे, पी प्लांट में किए थे ना। तो प्लांट की ही हम बात कर रहे हैं। तो प्लांट अगर बहुत लंबा है तो कैसे लंबा हुआ। सबसे पहली चीज हमें मालूम है कि प्लांट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं, हम लोगों में भी होता है, ऐसे ही प्लांट में होता है। प्लांट में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वही हार्मोन की वजह से क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। प्लांट हाइट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन। अब सिंपल सी बात है, अगर हार्मोन्स की वजह से प्लांट बढ़ रहे हैं तो जितना ज्यादा हार्मोन होगा उतनी ही ज्यादा ही तो उसकी हाइट होगी, है ना।
तो प्लांट की हाइट डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन, कि प्लांट में कितना हार्मोन का अमाउंट है, उस चीज से उसकी हाइट डिपेंड कर रही है। अब हार्मोन डिपेंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। अब हार्मोन किस चीज से डिपेंड कर रहा है? हार्मोन डिपेंड कर रहा है उस चीज पे जिससे हार्मोन बन रहा है। अभी और अंदर काफी सारी चीजें हैं, ध्यान देना कि प्लांट की जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है हार्मोन पे, और हार्मोन डिपेंड कर रहा है जो हार्मोन बना रहे हैं, है ना, क्या बना रही है, तो वो भी आगे देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। अब हार्मोन डिपेंड कर रहा है जो प्रोसेस से हार्मोन बन रहा है। सपोज इफ एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, मान लो कोई एंजाइम है, कोई भी एंजाइम मान लो, हमें कोई नाम नहीं पता है, सपोज हमने कर लिया कि मान लो कोई एंजाइम है जो किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन को बना रहा है। ठीक है, तो इफ एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, तो अब हमें मालूम चल गया कि अच्छा अगर कोई एंजाइम हार्मोन को बना रहा है, तो अगर वो एंजाइम जो है जो हार्मोन को बना रहा है, अगर वो बहुत अच्छे से काम करेगा तो हार्मोन क्या होगा? इंक्रीज। हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये अप साइड एरो जो लगा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब होता है इंक्रीज, और डाउन साइड एरो जो होगा उसका मतलब होगा डिक्रीज। ठीक है, तो अगर जो एंजाइम हार्मोन को बना रहा है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो हार्मोन क्या होगा? ज्यादा बनेगा, और उससे क्या होगा? प्लांट की हाइट जो है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक छोटी छोटी चीज से देखो कि सबसे पहले मान लो कोई एंजाइम है, वो क्या कर रहा है? वो अच्छे से काम कर रहा है, तो हार्मोन अच्छा बन रहा है। हार्मोन अच्छा बढ़ रहा है तो प्लांट की हाइट अच्छी हो रही है। अब देखो प्लांट की हाइट हो गई, क्यों? क्योंकि हार्मोन अच्छा हो गया। अब इसी के आगे देखते हैं कि ये जो प्लांट की हाइट है, ये जो एंजाइम है, इससे भी नीचे कोई लेवल पे है क्या? है ना, एंजाइम भी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या? सिंपली हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ऐसे ही है कि एंजाइम डिपेंड कर रहा है हार्मोन्स, हार्मोन डिपेंड कर रहे हैं टॉलनेस, है ना। तो अब देखते हैं कि एंजाइम्स भी किसी पे डिपेंड कर रहे हैं क्या, तो इतना नोट कर लिया होगा या स्नैपशॉट ले लें। तो मैं इसी के आगे समझते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कि अब हमने देखा कि यहाँ कोई एंजाइम है, उससे हार्मोन बन रहा है, हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो प्लांट की हाइट ज्यादा बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि ये एंजाइम भी किसी चीज से रिलेटेड है क्या। तो मैं इतना ये लिखा रहने देता हूँ, इस थोड़े से पार्ट को रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहीं से वो आगे वाला रिलेट हो जाए। तो मैं इसको रफ करता हूँ। जीन को भी रफ कर देता हूं ताकि अभी समझ में आ जाएगा जीन क्या होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग जीन का मतलब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि एंजाइम अगर अच्छे से काम करेगा तो हार्मोन अच्छा बनेगा, और हार्मोन अच्छा बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अब देखो, इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अपने जीन्स या पैंट को लंबा होता है तो अल्टर कराते हैं ना, बीच से कटवाते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि अगर जीन में किसी में जो किसी एंजाइम के लिए वर्क कर रहा है उसमें अल्टरेशन है, यानी कि उसमें कोई खराबी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, दैट मेक द एंजाइम लेस एफिशिएंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज में कोई खराबी है तो नॉर्मल जितना अच्छा वो फंक्शन कर रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अल्टरेशन आ गई तो उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। तो वही चीज है कि एंजाइम जो होगा लेस एफिशिएंट होगा, और फिर क्या होगा कि हार्मोन जो है वो कम बनेगा, यानी कि लेस होगा। और जब हार्मोन कम बनेगा तो प्लांट की हाइट भी कैसी होगी? शॉर्ट होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो एंजाइम है जो अच्छा वर्क कर रहा था, हार्मोन अच्छा बन रहा था, प्लांट की हाइट अच्छी हो रही थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन। जीन किसी एंजाइम के लिए वर्क करते हैं, और अगर उस जीन में कोई खराबी हो गई तो एंजाइम में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, एंजाइम कम एफिशिएंट होगा, और उससे क्या होगा कि हार्मोन कम बनेगा, और प्लांट की जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी? छोटी रह जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीन जो है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स को। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि जीन क्या होता है,
जीन किसी एंजाइम को कोड करता है, वो एंजाइम क्या करता है, किसी हार्मोन को बनाता है, और वो हार्मोन क्या करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। और हाइट क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे पता चलता है कि ये प्लांट क्या है, टॉल है या शॉर्ट है। तो ऐसे छोटा छोटा करके आप जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि मेन फंक्शन जो होता है वो जीन का होता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी इस चीज़ की, समझ में आ गया कि ट्रेड्स कैसे काम करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो ये हमने समझ लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका हम बात करते हैं। इसे रफ कर देते हैं, या नोट करने की ज़रूरत हो तो कर ले, स्नैपशॉट ले ले, नहीं तो मैं PDF नोट्स तो दे ही दूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत खूबसूरत सा, और काफ़ी सारा चीज़ आप जानते होंगे, कुछ चीज़ें नई हैं तो उन्हें समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन, है ना। क्या होता है ये, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एक्चुअली जो मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये चीज़ जो डिटरमाइन है ये कैसे होगी, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में क्वेश्चन की तरह लिखा है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। जैसे कोई नया न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें कैसे डिटरमाइन होता है कि आगे जाके मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो पहले कुछ एग्जांपल दिए होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस, मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे हम बात करें कुछ रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव जंतु है ना, सांप, रेंगने वाले रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स इस टाइप में, लेजार्ड, ये सब चीजें क्या है, रेप्टाइल्स। तो इनमें क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग, जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है वो किस टेम्परेचर में है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा क्या, whether the animal developing in the egg will be the male or female। मतलब जो एग है, अंडे तो दे दिए, अब वो जो अंडे दिए तो वो कहाँ रखे हैं, छाए में रखे हैं या धूप में रखे हैं, या वहाँ जहाँ भी उसका टेम्परेचर कैसा है, कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि जो अंडे से बाहर निकलेंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। स्नेल्स की बात करें तो इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल अपना सेक्स चेंज कर सकता है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, कोई पहले से ऐसा डिसाइड नहीं होता कि ये मेल है तो मेल ही रहेगा, वो कभी भी इंटरचेंज कर सकता है। तो ये ऐसे कॉमन से एग्जाम्पल थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आते हैं आपके ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, कि उसमें कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग कि ह्यूमन बींग्स में कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये समझिए कि बायो का मतलब एकदम बिल्कुल बाइबल, जो मेन कोर है ना वो यही है। अगर आपने बायो ले रखी है तो ये चीज़ आपको पूरी लाइफ टाइम याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेन चीज़ यही फंडा है, बायो लेने वालों को यही एक ऐसी चीज़ है जो समझ में आती है और बाकियों को नहीं समझ में आती। तो चलो समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। अभी हमने लास्ट में देखा था कि जो स्नेल्स हैं उसमें जो है जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं था, मतलब कोई भी इंटरचेंज कर सकता था मेल या फीमेल में, लेकिन यहाँ क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। एक बार अगर डिटरमाइंड हो गया तो वो मेल है तो मेल ही होगा, वो फीमेल है तो फीमेल ही होगा। द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी विल बॉयज और गर्ल्स।
यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो जीन इनहेरिट किया जाएगा वही डिसाइड करेगा जीन के लिए, इसीलिए जीन के बारे में इतना मैंने डिटेल में समझाया कि जीन क्या है। ठीक है, पेरेंट्स से जो जीन इनहेरिट होगा वही डिसाइड करेगा कि हम बॉयज होंगे या गर्ल्स। ठीक है, मतलब दोनों नहीं, आप सब जितने लोग हैं उनमें से जो बॉयज हैं या जो गर्ल्स हैं तो वो कहाँ से इनहेरिट हुए उनके जीन, वो पेरेंट्स से। ठीक है, most human chromosome have a maternal and paternal copy and we have 22 such pairs but one pair called the sex chromosome। इसको अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगा, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए कि 22 पेयर जो होते हैं वो अलग होते हैं और एक जो पेयर होता है वो जो होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। वो डिसाइड करेगा कि आप मेल बनेंगे या फीमेल। ये जो 22 है ये तो दोनों में सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन ये जो एक पेयर है, ठीक है, वन पेयर, ये डिसाइड करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। women have a perfect pair of sex chromosome called X। women's में क्या होते हैं, वो X होते हैं, परफेक्ट पेयर। बट men have mismatched। mismatched का मतलब, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो X है ये मैचिंग होते हैं, यानी कि दोनों कैसे होते हैं, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, वन पेयर यानी कि दो, एक जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो कैसे होंगे, सेम होंगे, बट मेन में क्या होंगे, मिसमैच्ड होंगे पेयर। वन इज नॉर्मल साइज्ड एक्स बट अनदर इज अ शॉर्ट वन दैट इज कॉल्ड वाई। तो फीमेल में कैसे हो गए, एक्स एक्स हो गए, और मेल में कैसे हो गए, एक्स और वाई टाइप के हो गए। ये देखो ये सेम हो गए विमेन में, मेन में आपके एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ये जो चीजें लिखी हैं तो क्या होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गई थ्योरेटिकल पार्ट, अब थोड़ा समझने वाला पार्ट है तो इसे रफ कर देता हूँ, करते ओके। शायद कभी न कह सकूं तुमको, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मेरा मुझे कहीं पे गुम, शायद। अब देखो ये जो चीज कही गई कि जो 22 पेयर होते हैं, ठीक है, वो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, उनको नाम देंगे ऑटोसोम्स। ठीक है, और वन पेयर जो होता है एक और, दैट इज वन पेयर, और ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और ये वन पेयर जो है यही डिसाइड करेंगे क्या कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, तो इसकी बात करी थी। अब इस एक पेयर वाले की बात करते हैं, ये तो सेम ही होते हैं तो इसमें क्या बात करना। तो टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं, पहले मेन पॉइंट देख लूं। टोटल क्रोमोसोम, गुणसूत्र हिंदी में इसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 46 और 23 पेयर। ठीक है, इस 23 में 22 प्लस 1, 22 आपके ऑटोसोम और 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये 46 होते हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो फिर क्या इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, और 23 में डिवाइड होते हैं। 23 में, तो 23 पेरेंट्स से आते हैं, मतलब फादर से आते हैं, और 23 मदर से आते हैं, तो बच्चे में 46 पाए जाते हैं। ठीक है, ये 23 पेयर कह सकते हैं। तो ये कैसे समझने वाली चीज थी। अब आते हैं मेन चीज में जहां से डिटर्मिनेशन तय होता है। ठीक है,
अब डिटर्मिनेशन कैसे तय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आ जाता है बोर्ड में, तो हमें यही चीज बताना होता है। कैसे बताएंगे? सपोज कि एक मेल है, एक फीमेल है। अभी जैसा कि पढ़ा, मेल में क्या होते हैं, मिसमैच्ड पेयर होते हैं एक्स एंड वाई, फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स होता है। ठीक है, तो मेल में एक्स एंड वाई, फीमेल में एक्स एंड एक्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फादर है, ये मदर है। ठीक है, तो ये आपके हो गए गैमीट्स। ठीक है, अब ये गैमीट्स से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ये गैमीट्स मिलेंगे। अगर सपोज कि x के साथ x मिल रहा है मदर का, ठीक है, x के साथ फादर के x के साथ मदर का x मिल रहा है, तो दोनों x और x बनेंगे। ठीक है, तो हम बात करें अगर ऑफस्प्रिंग की, संतानें क्या बनेंगी, ऑफस्प्रिंग संतान। ठीक है, तो ये ऑफस्प्रिंग क्या होगी, एक्स एक्स, यानी कि फीमेल। ठीक है, तो ये फीमेल बनेगी। वहीं अगर ये वाई एक्स के साथ मिल रहा है, तो ये क्या बनेगा, एक्स और वाई, तो ये ऑफस्प्रिंग क्या होगी, मेल। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग आपकी बनेगी मेल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मदर से क्या आ रहा है, दोनों से एक्स आ रहा है, एक्स, इधर से भी क्या आ रहा है, एक्स। लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, मेल और फीमेल डिसाइड कर रहा है आपका ये वाई वाला फैक्टर, और ये वाई वाला फैक्टर किससे आ रहा है, मेल से आ रहा है। यानी कि अगर फीमेल बने या मेल बने, एक्स दोनों में है, इसमें भी इसमें भी, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल का मदर का उससे कोई लेना देना नहीं है। मेल और फीमेल डिसाइड किस बेस पे होगा कि फादर से जो आ रहा है वो एक्स है या वाई है। देखो फीमेल में तो दोनों का एक्स है, इसमें भी और इसमें भी। अगर मेल से एक्स आया तो एक्स एक्स होके फीमेल बन गया, अगर मेल से वाई आया तो ये एक्स वाई मिलके मेल बन गया। यानी फीमेल का तो कोई काम नहीं है, डिसाइड कौन कर रहा है, मेल के गैमेट्स। मेल के गैमेट्स डिसाइड कर रहे हैं कि भैया आगे जाकर के मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। तो एक जो चीज होती है, जो गलतफहमी है समाज में, मैक्सिमम ऐसा होता है कि लोग मतलब जैसे किसी के घर में अगर लड़के ही लड़कियां हैं तो लोग दोष देने लगते हैं लेडीज़ों को, है ना, कि इसके मतलब कुछ कर्म ऐसे होंगे, ऐसा जोड़ देते हैं ना कि इसने कुछ ऐसा किया होगा इसीलिए इनके घर में लड़का नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, फीमेल को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ डिसाइड होती हैं मेल के गैमेट से। लेकिन इंडिया में क्या है, मेल को ज़्यादा दोष नहीं दिया जाता, फीमेल को ही दिया जाता है। तो वही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल का कोई लेना देना नहीं होता, ये मेल के गैमेट से डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो नोट कर लेते हैं, और ये चीज़ आई होप कि समझ में आ गई होगी। मैं कहूँ तो फिर से साफ साफ लिख देता हूँ इसको रफ करके। मेल में गैमीट्स, फिर से बोलो, मेल में गैमीट्स एक्स एंड वाई, फीमेल में एक्स एक्स। ठीक है, जाइगोट, अगर यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से x आ रहा है, तो जाइगोट बनेंगे x और x। यहाँ से अगर y आ रहा है, यहाँ से x आ रहा है, तो ये बनेगा x और y। ठीक है, तो ये जो x x होगा इसको हम क्या बोलेंगे, x x को क्या बोलेंगे, फीमेल। तो ये फीमेल बनेगा, सॉरी बनेगी, और ये मेल बनेगा, है ना। मैं बंगाली नहीं हूँ, मेरा जेंडर एकदम सही है। ठीक है, तो
XX और XY। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर लेते हैं। ये चीज़ें आई होप आपने नोट कर ली होंगी, तो इसे रफ कर देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। ये चीज़ मैंने समझा थी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना, दोनों में एक्स तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। मतलब चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, एक्स क्रोमोसोम तो मदर से ही आएगा। ठीक है, thus sex of the children will be determined by what they inherit from their father। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि X से तो जो माँ से आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेल है या फीमेल है, वो X तो आ ही रहा है मदर से। लेकिन जो Y है, Y जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर दे रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगा, और Y कहाँ से आ रहा है? फादर से आ रहा है। इसीलिए जो सेक्स होता है ना, सेक्स मतलब कि बॉय होगा या गर्ल होगी, वो जो सेक्स होता है चिल्ड्रन का वो डिटरमाइंड होता है किससे? फादर से, नॉट बाय द मदर। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बीइंग का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका मेन मोटिव यही बताना है कि जो मेल या फीमेल बनते हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं फादर। ठीक है, मदर का उसमें कोई रोल नहीं होता। मदर से तो एक्स ही आता है, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक्स आता है। तो फादर डिसाइड करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।